बहुत पुरानी बात है। किसी बड़े मुल्क की राजधानी में एक गली के कोने पर एक बोसीदा सी झोंपड़ी खड़ी थी। ये झोंपड़ी किसी रईस की नहीं बल्कि एक गरीब मिरासी की थी। इस मिरासी का कोई नहीं था, न माँ, न बाप, न भाई, न बहन। दुनिया में अगर उसका कोई सहारा था तो बस रफ्ताली। जिंदगी उसकी बहुत सादा थी, मगर गरीबी की तलखी हर दिन उसका पीछा करती। वो सीधा सादा ईमानदार आदमी था, लेकिन एक कमाल जरूर रखता था। हाजिर जवाबी और गाना बजाना उसकी पहचान थी। शहर की गलियों में ढोल बजाकर और गीत गाकर वो अपना पेट पालता। कभी चंद सके मिल जाते तो शाम को पेट भर खाना खा लेता, और कभी खाली हाथ घर लौटकर भूखे पेट सो जाता। एक दिन सुबह सवेरे वो ढूल कुंधे पर डाले शहर की गलियों में निकल गया। सूरज ढलने तक उसने हर चौक, हर बाजार, हर गली में गाया और ढोल बजाया, मगर किस्मत मेहरबान न हुई। लोग गुजर तो रहे थे, मगर किसी ने एक पैसा भी न दिया। शाम ढल गई। भूख ने पेट में जैसे इलाव जला रखा था, मगर जीभ में हुआ के सिवा कुछ न था। रात को वो अपनी झोंपड़ी में आकर बोसीदा बस्तर पर लेट गया। चिराग की लो बुझते बुझते धुंधला गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, मगर अंदर भूख का अजाब उसे नींद न आने दे रहा था। अगली सुबह उसने खुद को तसल्ली दी, शायद कल मेरा दिन नहीं था, आज किस्मत मेहरबान होगी। वो फिर गलियों में निकल पड़ा। ढोल की थाप और उसकी आवाज फजा में गूंजती रही। लोग देखते, मुस्कुराते, मगर जीभों से कोई सिक्के न निकलते। शाम को वो फिर खाली हाथ झोंपड़ी लौटा। इस बार भौक और मायूसी दोनों इसके दिल पर बोझ बन गए थे। रात देर तक वो छत को घूरता रहा। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ, गाने में कोई कमी नहीं, फिर लोग सुनते क्यों नहीं? ये सोच सोच कर उसका दिल डूबता जा रहा था। उसे डर था कि अगर ये हाल रहा तो एक दिन वो भूखों मर जाएगा। ये सोचकर उसने कुछ हल्का महसूस किया। भूख तो बरकरार थी, मगर दिल में उम्मीद की एक हल्की सी करंट जाग उठी थी। अगली सुबह का इंतजार करते करते वो नींद की वादी में खो गया। उसे खबर न थी कि ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मिरासी जाग उठा। उसने अपना पुराना सा ढूल कुंधे पर डाला और लंबे लंबे कदमों से शाही महल की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, मगर उसके दिल में उम्मीद का चिराग जल रहा था। हर कदम के साथ वो सोचता, काश बादशाह मेरा गाना सुन ले, काश आज मेरी किस्मत का दिन हो। दोपहर के करीब वो महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचा। दरबान ने उस पर नजर डाली और तंजिया मुस्कुरा कर बोला, हाँ भाई, कहाँ का इरादा है? इतने में एक ख्याल बजली की तरह उसके जहन में आया। हमारे मुल्क का बादशाह बड़ा रहीम दिल मशहूर है, क्यों ना कल उसके दरबार में जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। अगर बादशाह को या किसी दरबारी को मेरा गाना पसंद आ गया तो शायद कुछ इनाम मिल जाए। मिरासी ने अदब से झुक कर कहा, दूर, मैं गाने बजाने वाला हूँ। बादशाह सलामत की खिदमत में एक नगमा पेश करना चाहता हूँ। दरबान ने हल्का सा कहकहा लगाया, मगर इस दिन बादशाह के मिजाज का हाल जानता था। उसने अंदर जाकर बादशाह को इतला दी। बादशाह, जो इस वक्त खुशगवार मौड में था, बोला, चलो गाना सुने। लेकिन यही दरवाजे पर मिरासी ने ढोल संभाला और एक परजोश गीत छेड़ दिया। ढोल की थाप और उसकी सरीली आवाज महल के सहन में गूंजने लगी। बादशाह ने खामोशी से सुना और फिर ज़ेर लब मुस्कुराया। ये शख्स सिर्फ गाने वाला ही नहीं, लगता है ज़हीन भी है, क्यों ना उसे जरा आजमाया जाए। बादशाह ने उसे अंदर बुलाया। मीर भाई, तुमने इतना अच्छा गाया, लेकिन ये बताओ, मेरे चेहरे पर तो दाढ़ी है, मगर मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? मिरासी ने झट से जवाब दिया, जहां पनाह, आप इतने सखी हैं कि लोगों को देते देते आपकी हथेलियों के बाल घुस गए हैं। बादशाह कहकहा लगाकर हंस पड़ा। अच्छा, तो तुम्हारी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? मिरासी ने मुस्कुरा कर कहा, हुजूर, आज तो पहली बार आपसे इनाम मिला है,
लेकिन ख्वाब में तो मैं रोज आपसे कुछ न कुछ लेता रहा हूँ। लेते लेते मेरी हथेलियों के बाल भी घुस गए। दरबार कहकाओं से गूंज उठा। बादशाह ने फिर एक इशारा करते हुए पूछा, तो फिर इन सब दरबारियों की हथेलियों के बाल क्यों नहीं है? मिरासी ने झट जवाब दिया, हुजूर, जब भी आप किसी को कुछ देते हैं, ये सब हसरत से अपनी हथेलियां रगड़ते रहते हैं, इसलिए उनके बाल भी घुस गए। पूरा दरबार हंस हंस कर लौटपोट हो गया। बादशाह ने खुश होकर कहा, मीर भाई, तुमने अपने गाने और हाजिर जवाबी से मेरा दिल खुश कर दिया। हम तुम्हें एक शाही इनाम देते हैं, एक हाथी। कुछ देर बाद एक दीव हेकल शानदार शाही हाथी दरबार में लाया गया। मिरासी की आंखें हैरत से भर गईं, लेकिन उसके दिल में खुशी की बजाय एक अजीब सी उलझन ने घर कर लिया। हाथी को देखकर वो सोच में पड़ गया। मैं तो खाने को तरस रहा था और ये मुझे पहाड़ जैसा हाथी दे दिया गया। उसे खिलाऊंगा कहां से, बांधूं कहां? ये नाम नहीं, मेरे लिए मुसीबत है। मगर वो बादशाह के सामने कुछ न बोला। चुपचाप शाही इनाम लेकर दरबार से निकल आया। उसे अंदाजा नहीं था कि ये हाथी आने वाले दिनों में एक ऐसा तमाशा बन जाएगा जिसकी गूंज पूरे शहर में फैल जाएगी। मिरासी ने बादशाह का दिया हुआ हाथी तो कबूल कर लिया, मगर जैसे ही दरबार से बाहर निकला, इसके पैरों तले जमीन खसक गई। हाथी का कद पहाड़ जैसा, पेट भी पहाड़ जैसा। वो खुद दिनों भूखा रह लेता था, लेकिन इस हाथी को रोजाना मनोचारा चाहिए था। शहर की गलियों में जब वो हाथी को लेकर निकला तो लोग दौर से आकर देखने लगे। कुछ हंसते, कुछ मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे मीर भाई, ये हाथी कहां से लाए? वो जवाब देता, बादशाह सलामत ने इनाम दिया है, लेकिन लगता है ये इनाम कम और मजाक ज्यादा है। रात को झूनपड़ी के बाहर बैठा वो सोच रहा था कि इस बोझ से कैसे छुटकारा पाया जाए। इतने में एक तरकीब सूझी। अगले दिन वो ढोल लेकर निकला, मगर खुद बजाने के बजाय हाथी के गले में बांध दिया। जैसे ही हाथी चलता, ढोल बजने लगता। ढोल की थाप और हाथी का रौब देखकर लोग रख जाते, हंसते, तालियां बजाते और सके फेंकने लगते। जहां पहले मिरासी को दिन भर मेहनत के बाद भी एक आध सका मिलता था, अब हाथी के हर कदम पर पैसे बरसने लगे। कुछ दिन बाद ये खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने बुलाकर कहा, मीर भाई, हमने सोचा था तुम हाथी से परेशान हो जाओगे, मगर तुमने तो उसे कमाई का जरिया बना लिया। मिरासी ने जवाब दिया, जहां पनाह, आपका दिया हर इनाम कीमती होता है। बस जो समझदार हो वो मुसीबत को भी मौके बना लेता है। बादशाह खुश हुआ और इस बार उसे सोने के सिक्के और पक्की जमीन का इनाम दिया। मिरासी ने हाथी बेचकर अपनी जिंदगी संवार ली, मगर ढोल हमेशा अपने पास रखा ताकि ये याद रहे कि किस्मत का ढोल कभी भी बज सकता है। बस समझ बूझ से उसे अपनी धन में बजाना आना चाहिए।